हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा फ्रेम्स के जॉइनिंग के बारे में। हम डाटा हैंडलिंग विद पाइथन वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी वीडियो का 13th पार्ट है। ऑलरेडी 12 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने डाटा हैंडलिंग विद पाइथन पांडास जो है बिगनिंग से कवर किया है। डाटा फ्रेम क्या होते हैं, उनकी क्रिएशन कैसे होती है, उन पे कौन कौन से फंक्शंस मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। और आज जो हम पार्ट करने वाले हैं वो है कि अलग अलग डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ साथ जब आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आ रही तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, दैट इज कंबाइनिंग डाटा फ्रेम। सबसे पहली चीज, कंबाइनिंग का मतलब क्या है कि दो डाटा फ्रेम को आपस में ज्वाइन करना। दो डाटा फ्रेम को आपस में ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई ऐसे मल्टीपल डाटा फ्रेम्स होते हैं जिनमें डाटा स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिमिलर होता है, या फिर हमें उन दोनों में से कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वहां पे हमें डाटा फ्रेम की कंबाइनिंग की जरूरत पड़ जाती है। डाटा फ्रेम की कंबाइनिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। हम जो हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे, हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे कंबाइन फर्स्ट, देन वी विल स्टडी अबाउट कॉनकैट मेथड एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट मर्ज मेथड। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कंबाइनिंग की जरूरत क्या है। While working we may encounter situations where we have access to 2 or more similar data frames containing more or less similar data। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर डाटा फ्रेम्स से डील कर रहे होते हैं, जिनका डाटा भी क्या होता है, काफी हद तक मिलता जुलता होता है। To make a decision based on those multiple data frames having similar data, you would want a way that combine the 2 data frame in some efficient way so that missing data in one data frame is picked from another similar data frame, or dissimilar entries from 2 data frames are combined to form one data frame। तो ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे? इसका कहने का मतलब है कि कई बार हमें क्या चाहिए होता है कि जब हम 2 डाटा फ्रेम्स को यूज कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए, अब हमने नैन वैल्यूज के बारे में पढ़ा है। डाटा फ्रेम्स में नैन वैल्यूज होती हैं, यानी कि कुछ डाटा जो है वो मिसिंग हो जाता है कई बार एट प्रेजेंट, कुछ डाटा अवेलेबल नहीं होता। तो हम एक डाटा फ्रेम में जो डाटा हमारे पास मिसिंग है, उस मिसिंग डाटा फ्रेम को हम दूसरे डाटा फ्रेम में से पिक कर पाए, ताकि हमारे पास मिसिंग वैल्यूज जो है वो या तो खत्म हो सके, और खत्म नहीं तो एटलीस्ट मिनिमाइज हो सके। साथ ही साथ अगर 2 डाटा फ्रेम्स में काफी सारी एंट्रीज सिमिलर हैं तो हम उन्हें इस तरीके से कंबाइन कर सके कि हम दोनों की जो डिसिमिलर एंट्रीज हैं वो कंसीडर कर पाए, यानी कि जो सिमिलर एंट्रीज हैं वो रिपीट ना हो। एक बार जो एंट्रीज हो गई हैं वो हमें दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके का हमें कोई कन्वेंशन चाहिए होता है। In this section, we are going to talk about some ways to combine multiple data frames। और अब आगे आने वाले further sections में हम data frames को combine करने के multiple methods के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी अलग-अलग requirements को पूरा करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हमारा combine first method। कंबाइन फर्स्ट मेथड क्या करेगा? नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि कंबाइन फर्स्ट मतलब जो हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम होगा उसमें कुछ कंबाइन करेगा। अब जब हम डाटा फ्रेम कंबाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 2 या 2 से ज्यादा डाटा फ्रेम्स को कंबाइन करेंगे। एक डाटा फ्रेम को तो हम कंबाइन कर नहीं सकते। तो जब हमारे पास अगर 2 डाटा फ्रेम है तो हमने जो डाटा फ्रेम पहले लिया है, हम दूसरे वाले डाटा फ्रेम को उस फर्स्ट वाले डाटा फ्रेम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कंबाइन फर्स्ट का हमारा सिंटैक्स क्या होता है? डाटा फ्रेम का नाम डॉट कंबाइन फर्स्ट, और उसके साथ आर्गुमेंट में हम प्रोवाइड करते हैं दूसरा डाटा फ्रेम। यानी कि जिस डाटा फ्रेम में हमें कॉम्बिनेशन करनी है वो हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम होता है, उसका नाम हम पहले लिखते हैं डॉट, उस पे हम कंबाइन फर्स्ट मेथड को कॉल करते हैं, और फिर उसमें आर्गुमेंट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सेकेंड डाटा फ्रेम। ये मेथड करता क्या है हमारा? ये मेथड क्या करेगा, जो इस हमारे df2 की एंट्रीज होंगी उन एंट्रीज को df1 के ऊपर पैच कर देगा। पैच करने का मतलब क्या है? मान लीजिए df1 में हमारे पास
0 से लेके 3 तक 4 रोज हैं, ठीक है। और DF2 में हमारे पास 0 से लेके 7 तक 8 एंट्रीज हैं, ठीक है। तो पहले डाटा फ्रेम में 4 ही एंट्री थी, दूसरे डाटा फ्रेम में 8 एंट्री है। तो ये क्या करेगा, जो 4 एंट्रीज सेम है, क्योंकि 0 से 3 तक तो डाटा फ्रेम फर्स्ट में भी है, डाटा फ्रेम सेकंड में भी है, तो उन एंट्रीज को तो ये एज इट इज रहने देगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी की एंट्रीज थी 4, उन एंट्रीज को ये DF2 से कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर देगा, DF1 में पेस्ट कर देगा। साथ ही साथ अगर DF1 में जो स्टार्टिंग वाली 4 एंट्रीज थी, उनमें से कोई भी वैल्यू हमारी नैन वैल्यू होगी, तो ये चेक करेगा, अगर वो वाली सेम एंट्री DF2 में नैन नहीं होगी तो ये उस वैल्यू को भी वहां से पिक कर लेगा। हम हर मेथड को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और जब हम चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा, तो कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। The combine first method combine the 2 data frames in a way that uses the method of patching the data. Combine first क्या करता है, वो डाटा फ्रेम को इस तरीके से कंबाइन करता है कि हम उस मेथड को क्या कहते हैं, पैचिंग द डाटा। पैचिंग द डाटा मीन्स इफ इन अ डाटा फ्रेम a certain cell has missing data, कि किसी सेल में हमारे पास मिसिंग डाटा है, and the corresponding cell the one with the same index and column ID, यानी कि अगर सेम रो और सेम कॉलम वाला सेल जिसमें हमारे पास फर्स्ट रो में फर्स्ट डाटा फ्रेम में नैन वैल्यू थी, अगर उसकी दूसरे डाटा फ्रेम में कोई वैलिड वैल्यू है, तो वो क्या होगा, दिस मेथड विल pick the valid data from the second data frame and patch it in the first data frame। तो वो क्या करेगा, वहां से सेकेंड डाटा फ्रेम से वैलिड वैल्यू को उठा लेगा और फर्स्ट डाटा फ्रेम की नैन वैल्यू को उस वैलिड वैल्यू से रिप्लेस कर देगा या उसके ऊपर पैच कर देगा, so that now it also has valid data at that cell, कि अब डाटा फ्रेम 1 के भी उस सेल में क्या हो जाएगा, हमारे पास वैलिड डाटा हो जाएगा। Following line will explain this process with the help of an example। इससे आगे अभी हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। The combine first is used as per the syntax। combine first को यूज करने का सिंटैक्स मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले फर्स्ट डाटा फ्रेम का नाम जिसमें हमें कंबाइनिंग करनी है, डॉट combine first मेथड का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट्स में हम प्रोवाइड करेंगे वो सेकेंड डाटा फ्रेम जिसकी हमें ज्वाइनिंग करनी है। हर चीज जो होती है वो प्रैक्टिकल की हेल्प से ही क्लियर होती है, जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे हमें सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ने से चीजें इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती है। पहले हम बुक का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना खुद का एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट करके प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मिसिंग वैल्यूज इन डाटा फ्रेम DF1। यहाँ पे हमारे पास डाटा फ्रेम DF1 जो हमने लिया है वो SDF1 की फॉर्म में लिया है, और एक हमारे पास डाटा फ्रेम है SDF2। इन दोनों डाटा फ्रेम्स पर हम करके देखेंगे इसे रन। Missing values in first data frame DF1 are picked from the matching cells of second data frame DF2। कि फर्स्ट डाटा फ्रेम की नैन वैल्यूज सेकंड डाटा फ्रेम से पिक हो जाएंगी। Consider the following 2 data frames SDF1 and SDF2 on which we shall use combine first method। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या क्या चीजें हैं। SDF1 में हमारे पास कौन कौन सी रोज हैं, A01, A02, A03, A04 एंड A05। ये 5 रोज हैं हमारे पास। कॉलम्स हमारे पास हैं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4, ठीक है। SDF2 में क्या है, यहाँ पे रो एंट्रीज हैं हमारे पास A02, A03, A05, A06 एंड A07। यहाँ पे भी 5 रो हैं, बट ध्यान दीजिए कि ये पांचों रो आपस में मैच नहीं कर रही हैं। देखिए A02, 3 और 5 ये तीनों रो तो ऐसी हैं जो हमारे पास SDF1 में भी थी, बट A06 और A07 हमारे पास SDF1 में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कॉलम्स हम देख लेते हैं। कॉलम्स इसमें भी हमारे पास सेम है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4। तो SDF1 और SDF2 दोनों में कॉलम सेम है, रोज जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो अब जब हम कंबाइन फर्स्ट मेथड लगाएंगे, हम एक एक बार दोनों पे लगा के देखेंगे। पहले हम SDF1 पे करके देखेंगे, तो उससे हमारा होगा क्या। अब यहाँ पे पहले हमें ये क्या कंपैरिजन दिखाया गया है कि नैन वैल्यूज जो है वो कैसे होंगी। यहाँ पर आप मेथड को कॉल करने का तरीका देखिए। SDF1
डॉट कंबाइन फर्स्ट SDF2। इस तरीके से हमने SDF1 पे कंबाइन फर्स्ट मेथड अप्लाई किया। तो अब इसमें होगा क्या, हमने क्या पढ़ा था, कंबाइन फर्स्ट मेथड क्या करता है कि SDF1 में जितनी नैन वैल्यूज हैं, एक तो वो उन्हें SDF2 से पिक कर लेगा, और दूसरी चीज क्या करेगा, जो भी डिसिमिलर एंट्रीज होंगी, यानी कि जो रिपीटेड एंट्रीज हैं उन्हें तो वो SDF2 से नहीं लेगा, लेकिन जो डिफरेंट एंट्रीज हैं उन्हें हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे लास्ट लाइन में पढ़ा था, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और डिसिमिलर एंट्रीज फ्रॉम टू डाटा फ्रेम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ वन डाटा फ्रेम। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है कि हमें नैन वैल्यूज जो होंगी उनके लिए भी वैलिड वैल्यूज को पिक करना है, और जो डिसिमिलर एंट्रीज होंगी उन्हें भी पिक करना है। अब पहले हम देखते हैं कि हमारे डाटा फ्रेम में नैन वैल्यू कहाँ कहाँ है। A02 में हमारे पास यहाँ पे नैन वैल्यू है। ठीक है, अब पहले हमें देखना पड़ेगा A02 का रीजन 3, क्या हमारे पास A02 SDF2 में है? हाँ, हमारे पास A02 रो थी। अब रीजन 3 भी है हमारे पास, रीजन 3 हमारे पास ये रहा, ये कॉलम। अब इस रो के इस वाले कॉलम में यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 216800, यानी कि यहाँ पे एक वैलिड वैल्यू है, यहाँ नैन था, तो ये नैन वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 21680 से। ठीक है, तो A01 वाली जो थी वो तो पूरी रो वैलिड वैल्यूज थी, तो आप देख सकते हैं पूरी रो एज इट इज सेम है यहाँ पे, जो हमारी SDF1 में थी उसमें हमारे में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बट A02 वाली जो हमारी रो थी उसमें हमारी फर्स्ट एंट्री एज इट इज है, सेकेंड एंट्री एज इट इज है, लेकिन जो नैन वाली एंट्री थी वो हमारी चेंज हो गई है। उसकी वैल्यू हमने कहाँ से पिक की है, इधर सेकेंड डाटा फ्रेम से। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड रो पे, A03। A03 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैलिड वैल्यू है, सेकंड जो रीजन 2 वाली वैल्यू है उसमें हमारे पास नैन है, रीजन 3 की भी वैलिड वैल्यू है, रीजन 4 की भी वैलिड वैल्यू है। तो रीजन 1, 3 और 4 तो सेम रहेंगे। रीजन 2 के लिए हम चेक करेंगे क्या सेकंड डाटा फ्रेम में वैलिड वैल्यू है, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ A03 रो है, तो रो यहाँ पे प्रेजेंट हमें मिल गई। फिर हमने चेक किया इसका रीजन 2 वाला कॉलम, ये वाला रीजन 2 है, तो A03 में रीजन 2 में हमारे पास यहाँ पे ये वैलिड वैल्यू जो थी वो प्रेजेंट थी, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, रिप्लेस कर दी A03 में। तो नैन वैल्यू की जगह हमने यहाँ भी क्या किया, वैलिड वैल्यू प्लेस कर दी। अब हमारी रो जो है नेक्स्ट A04 में रीजन 1, 2 और 3 के लिए तो वैलिड वैल्यूज थी, लेकिन रीजन 4 के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, नैन वैल्यू थी। तो जब रीजन 4 की वैल्यू नैन है तो हमने अगेन फिर वही अप्लाई किया कि हम देखेंगे कि क्या सेकेंड डाटा फ्रेम में हमारे पास वैलिड वैल्यू है इससे रिलेटेड, तो हम आ गए सेकेंड डाटा फ्रेम पे। बट यहाँ पे आप देखिए A04 नाम की रो ही नहीं है, तो रो ही नहीं है तो एंट्री कहाँ से मिलेगी, तो ये वैल्यू हमारी नैन ही रह जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं A04 वाली जो रो है उसमें फर्स्ट तीनों एंट्रीज वही हैं जो डाटा फ्रेम 1 में थी, और फोर्थ एंट्री भी हमारी नैन ही रही, क्योंकि हमें सेकेंड डाटा फ्रेम में भी कोई वैलिड एंट्री नहीं मिली। नेक्स्ट A05 पर जब आएंगे, A05 में रीजन 1 की वैल्यू जो है वो नैन है, तो हम देखेंगे क्या सेकेंड डाटा फ्रेम में है, तो सेकेंड डाटा फ्रेम में A05 में रीजन 1 में यहाँ पे एक वैलिड वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू जो थी वो हमारी A05 में यहाँ रिप्लेस हो गई, और साथ साथ बाकी जो तीनों रीजन थे वो हमारे यहीं से एज इट इज कॉपी हुए, क्योंकि हमारे फर्स्ट डाटा फ्रेम वाली वैल्यूज को ही हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो बाकी तीनों वैल्यूज हमारी SDF1 वाली आ गई। अब इसकी सारी रोज जो है वो कंप्लीट हो गई A01 से A05 तक। अब हम देखेंगे क्या SDF2 में कोई अलग एंट्री है, तो पहले हमने देखा A02 हमारी ऑलरेडी आ चुकी है डाटा फ्रेम में, A03 भी आ चुकी है, A05 भी आ चुकी है। देन A06 हमें मिला, A06 अभी तक हमारे डाटा फ्रेम में नहीं आया था, तो हमने A06 वाली एंट्री को अपने SDF1 डाटा में क्या कर दिया, यहाँ से ऐड कर दिया।
सिमिलरली A07 को जब हमने देखा तो A07 वाली भी अभी तक हमारे डाटा फ्रेम में प्रेजेंट नहीं थी, तो हमने A07 वाली एंट्री भी हमारे डाटा फ्रेम में क्या कर दी, ऐड कर दी। और वैल्यूज आप देख सकते हैं A06 की भी जो हमारे पास यहाँ SDF2 में थी सेम वही वैल्यूज रिप्लेस हुई हैं, और A07 के लिए भी जो SDF2 में एंट्रीज थी वही सेम एंट्रीज यहाँ पर जो है प्रेजेंट हुई है। तो आई होप कंबाइन फर्स्ट मेथड जो है वो सबको समझ आ गया होगा। अगर हम इसी को ऑपोजिट कर देते, हम SDF2 डॉट कंबाइन फर्स्ट SDF1 कर देते, तो उस केस में हमारे पास क्या होता, हमें SDF2 की एंट्रीज को प्रेफरेंस देते हम, और SDF2 में जहां जहां नैन हमें मिलता उसके लिए हम वैल्यूज चेक करते कि क्या SDF1 में वो प्रेजेंट है। इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए SDF2 डॉट कंबाइन फर्स्ट SDF1। इस बार हमने क्या किया है कि SDF2 में हमने कंबाइन क्या किया, SDF1 को किया, तो यानी कि पहले हम SDF2 को प्रेफरेंस देंगे। तो SDF2 में हमारे पास कौन कौन सी रो है, ये देखिए SDF2 में हमारे पास सबसे पहले क्या थी, A02, तो A02 की सारी वैलिड वैल्यूज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हमें SDF1 से चेक करने की जरूरत नहीं है। यही वाली जो चारों वैल्यूज हैं वो हमारे पास इधर आउटपुट में प्रेजेंट हो गई। आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज जो हैं वो SDF2 वाली हैं, ना कि SDF1 वाली। ठीक है, इसके बाद A03 में भी यहाँ पे सारी की सारी वैलिड एंट्रीज हैं, तो A03 में भी सारी वैलिड एंट्रीज हमने वहीं से क्या किया, पिक कर ली। ठीक है, इसके बाद हमें कौन सी रो मिली यहाँ से, ये हमें A05 में हमारे पास सेकेंड एंट्री जो थी वो क्या थी, नैन थी। तो हमने अब इसे क्या किया कि हम SDF1 में चेक करेंगे कि क्या हमारे पास वैलिड वैल्यू है। तो यहाँ हमने देखा SDF1 में रीजन 2 पे वैलिड वैल्यू थी 86989, तो हमने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ जब हमने A05 में हमने रिप्रेजेंट किया तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड एंट्री जो है वो हमारी क्या है, 86989 है इंस्टेड ऑफ नैन, तो हमने नैन वैल्यू को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद A06 रो आई, A06 हमारी, हमने इधर देखा कि हमारे पास फोर्थ रीजन में नैन वैल्यू है, तो हम देखेंगे कि क्या इसके लिए हमारे पास SDF1 में कोई वैलिड एंट्री है। बट जब हम SDF1 पे आए तो हमने देखा A06 तो यहाँ है ही नहीं, तो इस रो को हम एज इट इज अपने जॉइंट डाटा फ्रेम में ऐड कर देंगे। फिर A07 में हमारे पास रीजन 3 में नैन वैल्यू थी, बट A07 भी SDF1 में नहीं है, तो ये भी हमारा एज इट इज जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं A06 और A07 जो है वो एज इट इज ऐड हो गई, उनकी नैन वैल्यूज चेंज नहीं हो पाई क्योंकि SDF1 में हमारे पास ये एंट्री थी ही नहीं। अब इसके बाद हम आ जाएंगे SDF1 पे, हम देखेंगे कि SDF1 की कौन कौन सी एंट्रीज जो है कवर हो गई। पहले SDF1 में हमें A01 मिला, A01 अभी तक हमारा कवर नहीं हुआ था, तो हमने A01 को कंबाइंड डाटा फ्रेम में क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमारी A01 वाली रो जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे ऐड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा A02 आया, A02 ऑलरेडी कवर हो चुका था, A03 आया, वो भी कवर हो चुका था। आप वैल्यूज से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंबाइंड डाटा फ्रेम में A02 और 3 की वैल्यूज हैं ये SDF2 वाली हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो A02 और A03 में वैल्यूज थी वो SDF1 वाली थी। तो आई होप इससे ये चीज आप लोगों को इजीली क्लियर हो रही होगी। अब इसके बाद A04 जब हमें मिला तो A04 हमारा यहाँ पे कवर नहीं हुआ था, तो A04 वाली एंट्री जो थी वो हमारी क्या हो गई, डाटा फ्रेम, कंबाइंड डाटा फ्रेम में ऐड हो गई। यहाँ पे ये A04 वाली एंट्री को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। उसके बाद जब हमें SDF1 में A05 मिला तो A05 ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका था। तो इस तरीके से जब हम SDF2 डॉट कंबाइन फर्स्ट SDF1 करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी किसकी रोज को मिलेगी, SDF2 वाली रोज को मिलेगी। तो पहले SDF2 वाली वैल्यूज कॉपी होंगी और उसके बाद SDF1 से वैल्यूज जो है हम पिक करेंगे। ठीक है, अब आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो ये ऑर्डर है ये तो हमारा A01234 इस तरीके से आया है, तो ये ऑर्डर हमारा अल्फाबेटिकल जो जॉइंट हमारा कंबाइन डाटा फ्रेम है उसके बेसिस पे आया है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क हमारा किससे पड़ता है? वैल्यूज से, कि हमने जब SDF1 डॉट कंबाइन SDF2 किया था तो यहाँ पे वैल्यूज जो थी वो SDF1 वाली प्रायोरिटी पे थी, और जब हमने सेकेंड मेथड किया तो यहाँ पे SDF2 वाली वैल्यूज जो है वो किस पे है? प्रायोरिटी पे है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड, बट नेक्स्ट मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक हम चीजें खुद से करके नहीं देखते प्रैक्टिकली हमें क्लियर नहीं होती है। अगर हमारे सामने प्रैक्टिकली चीजें रन हो रही हो तो वो चीजें हमारे माइंड में ज्यादा देर तक रहती हैं, हमें इजीली समझ आती हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम एनाकोंडा से स्पाइडर यूज कर रहे हैं, आप जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? डाटा फ्रेम क्रिएट करने पड़ेंगे। अब डाटा फ्रेम की क्रिएशन हमने वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है ऑलरेडी कवर की हुई है, तो आप वहां से इसे डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे हम जल्दी से क्रिएट कर लेंगे क्योंकि हमें आगे और भी काम करना है। क्रिएशन के लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले एरे क्रिएट कर लेते हैं ताकि एरे की हेल्प से जो है हम डाटा फ्रेम को इजीली क्रिएट कर पाए। तो हमने एक एरे AR1 क्रिएट कर लेते हैं, np डॉट एरे, टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, तो वैल्यूज हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 3 6। अब इसके बाद सेकेंड रो क्रिएट कर देते हैं, और इसके बाद अब हम थर्ड रो क्रिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 रोज जो हैं वो काफी हैं, तो हम 3 ही रो क्रिएट करेंगे। इसके बाद एक सेकेंड डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी एरे क्रिएट कर लेते हैं, np डॉट एरे। ये भी हम इसमें भी 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए पहले फर्स्ट रो ले लेते हैं, सेकेंड रो क्रिएट करेंगे। अब हमने यहाँ नैन वैल्यूज इसलिए ली हैं ताकि हम ये वेरीफाई कर सकें कि नैन वैल्यूज जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं या फिर नहीं हो रही, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसमें 2 ही रो ले लेते हैं। अब फर्स्ट एरे में हमारे पास 3 रो थी, सेकंड एरे में हमारे पास 2 रो है। अब हम इनसे क्या करेंगे, डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट डाटा फ्रेम हमने ले लिया df1 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम की क्रिएशन के लिए हम पांडास लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और हम फर्स्ट डाटा फ्रेम एरे 1 की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं। अब हम यहाँ इंडेक्स और कॉलम्स दे देते हैं ताकि हमें, क्योंकि हमें पता है हमने ऊपर जो ये एरे क्रिएट किए, एरे के डिफॉल्ट इंडेक्सेस जो होते हैं वो 0 1 2 होते हैं, रो के भी कॉलम के भी। तो हम यहाँ एक्सप्लिसिटली अपने इंडेक्सेस दे देते हैं 1 2 एंड 3। ये हमने रो के लिए लेबल्स दे दिए। अब हम कॉलम्स दे देते हैं, कॉलम्स हमारे पास 4 हैं, तो हम कॉलम्स के लिए 4 लेबल देंगे A B C एंड D। तो ये हमारे लेबल्स जो हैं वो रेडी हो गए। ये C भी हम कैपिटल ले लेते हैं। इसके साथ हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम df2 क्रिएट करेंगे। df2 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, और इसे हम एरे 2 की हेल्प से क्रिएट करेंगे। एरे 2 में हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रो हैं, तो हम इंडेक्स कितने प्रोवाइड करेंगे, 2 इंडेक्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो मान लीजिए हम प्रोवाइड कर देते हैं 2 एंड 4, ठीक है। अब हम देंगे कॉलम्स।
कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 4 ही हैं सेकंड एरे में भी, तो हम यहाँ पे कॉलम्स के लिए 4 लेबल देंगे। लेबल हम सेम रख लेते हैं A, उसके बाद सेकंड हमने ले लिया B, देन C एंड देन D। अब हमारे दोनों डाटा फ्रेम्स क्रिएट हो गए। पहले हम इन्हें प्रिंट करवा के देख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कहीं एरे की क्रिएशन में तो कुछ गलती नहीं हुई हमसे या फिर डाटा फ्रेम की क्रिएशन में। तो हम इन दोनों डाटा फ्रेम्स को क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेंगे। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। ये हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम था जिसमें हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम थे, और ये हमारा सेकंड डाटा फ्रेम था जिसमें हमारे पास 2 रो और 4 कॉलम थे। कॉलम्स के इंडेक्सेस दोनों में सेम है, यहाँ भी ABCD है और यहाँ भी क्या है, ABCD है, लेकिन रो इंडेक्सेस यहाँ पे 1, 2 और 3 है और यहाँ पे 2 और 4 है। तो यहाँ पे आप इस पे ध्यान दीजिए, ये रो इंडेक्सेस 2 और 4 है और यहाँ पे 1, 2 और 3 है। ठीक है, तो अब हम कंबाइन फर्स्ट मेथड जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। हम डायरेक्टली उसे प्रिंट में ही दे देंगे, प्रिंट df1 डॉट कंबाइन फर्स्ट, और ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, df2, क्योंकि हमें उसे किससे कंबाइन करना है, df2 से। अब देखिए पहले रन करने से पहले हम खुद से प्रिडिक्ट करते हैं कि आउटपुट क्या आना चाहिए। अब हमने पहले df1 लिखा है तो यानी कि df1 को प्रायोरिटी मिलेगी, df1 की फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी। सेकंड रो जब आएगी तो सेकंड रो में हमें नैन वैल्यू मिली, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे दूसरे डाटा फ्रेम में अवेलेबल है। तो सेकंड रो का C कॉलम हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, सेकंड इंडेक्स की रो भी है और C कॉलम भी है, लेकिन यहाँ भी C कॉलम में क्या है, नैन है, तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, नैन रहेगी। उसके बाद हम आए थर्ड रो पे, तो थर्ड रो पे हमारी सेकंड वैल्यू नैन थी। हमने सेकंड डाटा फ्रेम में चेक किया, यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो ही नहीं थी, तो ये भी हमारी वैल्यू जो है वो नैन रहेगी। तो फर्स्ट डाटा फ्रेम कंप्लीट हो गया। फिर हम सेकंड डाटा फ्रेम पे आएंगे। सेकंड डाटा फ्रेम की है सेकंड इंडेक्स वाली एंट्री जो है वो ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी है, तो सिर्फ फोर्थ एंट्री जो है यानी कि फोर्थ इंडेक्स वाली एंट्री जो है वो हमारे डाटा फ्रेम में ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली नैन वैल्यू तो हमारी कोई भी रिप्लेस हो नहीं पाई, तो हमारे डाटा फ्रेम में कौन से 4 रो आएंगी, ये वाली तीनों रो आ जाएंगी और सेकंड डाटा फ्रेम की ये फोर्थ रो जो है हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। तो हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कि ऐसा ही हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल सेम वही आ रहा है हमारा। ये हमारे फर्स्ट डाटा फ्रेम की 3 रो थी और यही तीनों रो हमारे पास यहाँ पे हमारे आउटपुट में भी आ रही हैं। वैल्यूज देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज फर्स्ट डाटा फ्रेम वाली ही है, और ये फोर्थ एंट्री जो है वो सेकंड डाटा फ्रेम से हमारी यहाँ पे कॉपी हो गई क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट डाटा फ्रेम में नहीं थी। अब हमें ये चेक करना है कि नैन वैल्यूज रिप्लेस हो रही है या नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, इस नैन वैल्यू को किसी वैलिड वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। हम यहाँ दे देते हैं 55। ठीक है, अब हम जब इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ सेकंड इंडेक्स पे क्या मिलना चाहिए, 55, क्योंकि अब हमारे सेकंड डाटा फ्रेम में यहाँ 55 है। तो इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था, ठीक है, और ये हमारा सेकंड डाटा फ्रेम है। ठीक है, अब फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज आएगी आउटपुट में क्योंकि उसमें कोई नैन वैल्यू नहीं है। सेकंड रो जब हमने ली तो उसके C कॉलम पे नैन वैल्यू थी, तो हमने जब सेकंड डाटा फ्रेम में चेक किया तो इस बार उसकी सेकंड रो के C कॉलम में क्या वैल्यू है, 55। तो इसलिए जो हमारा कंबाइंड डाटा फ्रेम है उसके C कॉलम में हमें वैल्यू क्या मिली, 55 मिली। बाकी तीनों एंट्रीज ये देखिए 8, 4 और 2 ये फर्स्ट डाटा फ्रेम से कॉपी हुई है, यहाँ से 8, 4 और 2, बट नैन की जगह जो 55 आया है वो सेकंड डाटा फ्रेम से कॉपी हुआ। फिर थर्ड रो में हमारे पास B कॉलम में नैन था बट थर्ड रो सेकंड डाटा फ्रेम में है ही नहीं, तो वो नैन वैल्यू जो है रिप्लेस नहीं हो पाई। फर्स्ट डाटा फ्रेम कंबाइन होने के बाद हमने सेकंड डाटा फ्रेम में देखा कि क्या कोई रो ऐसी बची है जो अभी तक नहीं आई, तो वो थी हमारी फोर्थ इंडेक्स वाली रो, वो रो जो है हमारी यहाँ पर ऐड हो गई। अब एक चीज हम और यहाँ पे करके देखते हैं, वो ये कि अगर हम इस रो का इंडेक्स चेंज कर दें, हम इसे क्या कर दें, 2 कर दें इस वाले इंडेक्स को, तो ये 2 और 3 दो इंडेक्सेस हो जाएंगे हमारे पास सेकंड डाटा फ्रेम में, दोनों ही हमारे ऑलरेडी फर्स्ट डाटा फ्रेम में कवर हो चुके होंगे। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही रो जो है वो डिस्प्ले होंगी। तो करके देखते हैं इसे। यहाँ पे हमने क्या किया, इस 4 की जगह हमने
3 ले लिया। ठीक है, इसे सेव करके अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ मैं एक एक प्रिंट स्टेटमेंट और डाल देती हूँ ताकि हर डाटा फ्रेम के बीच में गैप आए और हमें आउटपुट को समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसे रन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम था। फर्स्ट डाटा फ्रेम में इंडेक्सेस देखिए 1, 2 और 3 है रो के, और सेकंड डाटा फ्रेम में भी इंडेक्सेस क्या है 2 और 3। ठीक है, अब हमने df1 डॉट कंबाइन किया है तो पहले तो df1 की ही रोज आएंगी। फर्स्ट रो जो थी वो एज इट इज आ गई, यहाँ पे फर्स्ट रो कॉपी हो गई। सेकंड रो जो थी उसमें थर्ड वैल्यू 9 थी, तो हमने देखा क्या दूसरे डाटा फ्रेम में है, तो यहाँ से हमें 55 मिला, ये हमारी कॉपी हो गई। अब जब थर्ड रो आई तो थर्ड रो की सेकंड वैल्यू 9 थी, हमने सेकंड डाटा फ्रेम में चेक किया, बट यहाँ भी थर्ड रो की सेकंड वैल्यू क्या थी 9 थी, तो हमारी रो जो है वो एज इट इज कॉपी हो गई। 9, 9, 4 और 0 यानी कि फर्स्ट डाटा फ्रेम वाली एंट्रीज आ गई। अब फर्स्ट डाटा फ्रेम जब कंप्लीट हो गया तो हमने सेकंड डाटा फ्रेम चेक किया। सेकंड डाटा फ्रेम में क्या कोई ऐसी एंट्री बची है जो अभी तक कवर नहीं हुई? रो इंडेक्स 2 ऑलरेडी हमारे डाटा फ्रेम में आ चुका है, रो इंडेक्स 3 ऑलरेडी हमारे डाटा फ्रेम में आ चुका है, तो यानी कि सारी एंट्रीज कवर हो गई, तो इसलिए हमारे पास और कोई नई एंट्री ऐड नहीं हुई। अब अगर हम इन इंडेक्सेस को 2, 3 की जगह 4, 5 दे देते, अब इस केस में क्या होगा? फर्स्ट डाटा फ्रेम में रो कौन कौन सी है 1, 2 और 3, सेकेंड डाटा फ्रेम में रो कौन कौन सी है 4 और 5, यानी कि कोई भी मैचिंग रो नहीं है। तो मैचिंग रो जब नहीं है तो नैन वैल्यू रिप्लेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि फर्स्ट डाटा फ्रेम में जहां भी नैन एंट्री है, जब हम उसे सेकेंड डाटा फ्रेम में ढूंढेंगे तो हमें मैचिंग रो ही नहीं मिली, तो नैन वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी। साथ ही साथ फर्स्ट डाटा फ्रेम कंप्लीट करने के बाद जब हम सेकेंड डाटा फ्रेम पे आएंगे तो सेकेंड डाटा फ्रेम की कोई भी रो अभी तक कवर नहीं हुई, तो हमारे पास आउटपुट में कितनी रो आ जाएंगी? 5 रो आ जाएंगी। तो इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम अब दोबारा से हमें क्या मिल रहा है? नैन मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड डाटा फ्रेम में कोई मैचिंग एंट्री नहीं थी, तो इसलिए फर्स्ट डाटा फ्रेम पहले एज इट इज आ गया, उसके बाद हमारा सेकेंड डाटा फ्रेम की जो रो थी 4 और 5 वो भी इसमें क्या हो गई? ऐड हो गई। तो हमारे पास जो नैन वैल्यूज होती हैं वो सिर्फ कब रिप्लेस होती है? जब हमारे पास मैचिंग इंडेक्सेस होते हैं, उस केस में। अगर हमारे पास मैचिंग इंडेक्सेस नहीं होते हैं तो हमारी नैन वैल्यूज नहीं होती, रिप्लेस नहीं होती है। अब इसके साथ साथ हम एक चीज और कवर करके देख लेते हैं। अब आप यहाँ से ये देख ही सकते हैं, हमारे पास बुक में सिर्फ एक एग्जाम्पल था, और लेकिन उससे हमारे पास बहुत सारे डाउट जो है वो रह जाते, यानी कि हमारे पास बस एक ये लिमिटेड सी चीज थी कि कॉलम्स भी सेम है, रो इस टाइप से हैं, तो हमें उसी एग्जाम्पल को समझना था। बट जब हम साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम वैल्यूज चेंज कर करके डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ऐसा होगा तो आउटपुट किस तरीके से आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें सिर्फ एक वेरिएशन और बची है, उसे भी ट्राई कर लेते हैं। कॉलम इंडेक्सेस दोनों में सेम है, ठीक है, हमने बुक में भी देखा, वहां भी हमारे सेम थे। अगर हम ये कॉलम इंडेक्सेस चेंज कर दें तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? मान लीजिए इस ए की जगह मैं एफ कर देती हूँ, और यहां भी मैं सी की जगह कर देती हूँ ई। ठीक है, अब दो इंडेक्स तो सेम है बी और डी, बट एफ और ई दो इंडेक्सेस जो है कॉलम्स के अलग अलग हैं। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आया। अब पहले हम डाटा फ्रेम्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसे थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं ताकि हमें दोनों डाटा फ्रेम्स जो है वो दिखाई दें। यहाँ से हमारा प्रोग्राम का रन स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये हमारी ब्लू लाइन होती है उससे हमारा रन जो है वो स्टार्ट होता है, ये वाली जो लाइन थी। तो ये पहले हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम प्रिंट हुआ। फर्स्ट डाटा फ्रेम में क्या थी? 3 रो थी, 1, 2 और 3, और 4 कॉलम्स थे ए, बी, सी एंड डी। सेकेंड डाटा फ्रेम पे हमारे पास 2 रो थी, 4 और 5 इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स आप देखिए, यहाँ 1, 2, 3 थे, यहाँ क्या है 4 और 5, और 4 कॉलम थे एफ, बी, ई एंड डी। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट रो देखी, फर्स्ट रो में हमने देखा 1, 3, 6 और 7 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमने कंबाइनिंग करते टाइम 1, 3, 6 और 7 जो है वो क्या कर दिए? ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमने ये ऐड कर दिए, उसके बाद हम सेकंड रो पे आए। सेकंड रो में हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक नैन एंट्री है,
ठीक है, हमने सोचा हम उसे सेकंड डाटा फ्रेम में ढूंढते हैं, सेकंड डाटा फ्रेम में तो हमें सेकंड रो ही नहीं मिली, तो ये वाला भी इतना पार्ट जो है वो हमारा एज इट इज कवर हो गया। ठीक है, फिर सेम केस थर्ड रो के साथ हुआ, थर्ड रो भी हमें सेकंड डाटा फ्रेम में नहीं मिली, तो ये हमारी एज इट इज कवर हो गई। ठीक है, फिर हमारा ये जब डाटा फ्रेम कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट डाटा फ्रेम पे आए। जब हम नेक्स्ट डाटा फ्रेम पे आए तो क्या हुआ कि हमने यहाँ पे देखा फोर्थ एंट्री, लेकिन यहाँ पे हमें कॉलम्स भी और मिले। ठीक है, कॉलम्स और कौन से मिले, एफ, बी, ई एंड डी। तो जब हमने इसे देखा तो अब हमें ई और एफ कॉलम भी ऐड करने पड़े, क्योंकि हमारे डाटा फ्रेम में तो सिर्फ ए बी सी डी ई इतने ही ए बी सी और डी 4 ही कॉलम थे, तो हमें ई और एफ कॉलम जो है वो ऐड करने पड़े। जब हमने ये वाली रो ऐड करनी स्टार्ट की, हमारे पास एफ कॉलम में 11 वैल्यू थी, तो एफ तो कॉलम ही नहीं था, तो हमने यहाँ एफ कॉलम ऐड किया और उसमें क्या स्टोर किया, 11 वैल्यू स्टोर की। बी में 34 था, तो बी में 34 जो है वो ऐड हो गया। ई कॉलम में 55 था, तो ई कॉलम ऐड हुआ और उसमें वैल्यू 55 आ गई। डी कॉलम में 86 आ गया। तो अब ए और सी कॉलम के लिए तो कोई वैल्यू थी ही नहीं, तो उन दोनों में क्या आ गया, हमारे पास नैन स्टोर हो गया। सिमिलरली जब नेक्स्ट पे आए तो यहाँ पे एफ में 87 आया, बी में हमारे पास नैन स्टोर हुआ, ई में 23 स्टोर हुआ, डी में 56 स्टोर हुआ। ए और सी की वैल्यू प्रेजेंट नहीं थी, तो ए में भी हमारे पास नैन आ गया और सी में भी हमारे पास क्या आ गया, नैन आ गया। अब जो हमने ये ई और एफ कॉलम ऐड किए थे, 1, 2 और 3 वाली जो रो थी, इन तीनों रो में भी तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी ई और एफ कॉलम की, तो इसलिए यहाँ भी क्या ऐड हो गया, नैन वैल्यूज जो है वो ऐड हो गई। तो इस तरीके से दोनों डाटा फ्रेम के सारे कॉलम्स और सारी रो, यानी कि जितने अलग अलग कॉलम हैं वो सारे अलग अलग कॉलम्स भी ऐड होंगे, और जितनी अलग अलग रोज हैं वो सारी अलग अलग रोज भी हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हम करके देखते हैं। अगर हम इस 4, 5 को दोबारा से 2 और 3 बना दें, अब हमारे पास क्या होगा। अब देखिए, फर्स्ट डाटा फ्रेम में हमारे पास रो है 1, 2, 3, सेकेंड डाटा फ्रेम में 2 रो हैं, वो भी 2 और 3, जो ऑलरेडी फर्स्ट डाटा फ्रेम में है, यानी कि कंबाइन होने के बाद जो हमारे पास डाटा फ्रेम आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी रो आएंगी, 3 रो आएंगी। ठीक है, कॉलम कितने आएंगे, ए बी सी डी 4 ये वाले कॉलम, और यहाँ से 2 कॉलम और मिले एफ और ई, तो ए बी सी डी ई एफ 4 कॉलम्स, 6 कॉलम्स हो गए हमारे पास। बट इस बार आप देखेंगे कि ये नैन वैल्यूज नहीं आएगी। किस तरीके से, थोड़ा सा सोचिए, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। क्योंकि इस बार जो है फर्स्ट रो में तो नैन वैल्यूज आएंगी, क्योंकि फर्स्ट रो के लिए 4 ही कॉलम है, लेकिन सेकंड और थर्ड रो के लिए जो आगे वाले ई और एफ कॉलम है उनके लिए वैल्यूज हमें सेकंड डाटा फ्रेम से मिल जाएंगी। तो इसे हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा आउटपुट है। ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट डाटा फ्रेम था। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं ताकि हमें इंडेक्सेस दिख जाए। ठीक है, अब ये देखिए, ये फर्स्ट डाटा फ्रेम था। फर्स्ट डाटा फ्रेम से फर्स्ट रो जब कंबाइन हुई, ए बी सी डी ये चारों थे, तो ये चारों हमारे पास कॉपी हो गए। ई और एफ की कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो क्या हो गई, नैन हो गई। ई और एफ की वैल्यू हमें सेकंड डाटा फ्रेम में भी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ फर्स्ट रो ही नहीं थी। अब उसके बाद जब सेकंड रो पे आए, तो पहले सेकंड रो में हमने फर्स्ट डाटा फ्रेम की वैल्यूज कॉपी की। ए कॉलम में क्या कॉपी हो गया, 8, बी कॉलम में 4 कॉपी हो गया। सी कॉलम में यहाँ नैन था, तो हमने डाटा फ्रेम 2 में देखा कि क्या यहाँ पे हमारे पास सी कॉलम में कोई वैलिड वैल्यू है, तो यहाँ हमें सेकंड रो तो मिली, लेकिन सी वाला कॉलम नहीं मिला, तो इसलिए सी कॉलम में हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ा, नैन। डी में हमारी वैल्यू क्या थी, 2, तो वही वैल्यू हमारी आ गई। अब उसके बाद सेकंड रो में 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज थी, ई और एफ की, 55 एंड 11, और वही हमारे यहाँ पर ऐड हो गई। सिमिलरली थर्ड रो में पहले हमारे पास इस वाले कॉलम की वैल्यूज थी, तो पहले हमने ए कॉलम में क्या ऐड किया, 9 ऐड किया। ठीक है, फिर बी कॉलम में हमें क्या मिला, नैन मिला। फिर हमने नैन वैल्यू के लिए सेकंड डाटा फ्रेम चेक किया, यहाँ भी थर्ड रो का बी कॉलम जो था वो क्या था, नैन था, तो इसलिए ये वैल्यू हमारी यहाँ पे नैन ही रही। सी कॉलम में 4 था, सी कॉलम में 4 आ गया। इसे डी कॉलम जो था, डी कॉलम में 0 वैल्यू स्टोर थी, तो यहाँ भी डी कॉलम में 0 स्टोर हो गया।
उसके बाद ई और एफ की वैल्यू हमें सेकंड डाटा फ्रेम के कॉलम से मिल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों डाटा फ्रेम को किस तरीके से कंबाइन किया है। आई होप इतने एग्जांपल्स करने के बाद अब सबको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही हो। इसके साथ साथ हम एक और चीज हम इसे ऑपोजिट रन करके भी देख लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, df2 डॉट कंबाइन फर्स्ट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, df1। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि हमारी जो एंट्रीज होंगी वो किस पे बेस्ड होंगी, df2 पे। पहली प्रायोरिटी df2 की एंट्रीज को मिलेगी और सेकंड प्रायोरिटी df1 की एंट्रीज को। अब फर्स्ट वाली रो तो df2 में है ही नहीं, तो फर्स्ट रो तो यही मिलेगी 1 3 6 7 9 9। ठीक है, बट सेकंड और थर्ड रो, अभी तक सेकंड रो में हमारी वैल्यूज क्या है, 8 4 9 2 55 और 11। ठीक है, ए कॉलम और सी कॉलम ये तो दोनों हमारे पास सेकंड डाटा फ्रेम में है ही नहीं, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, बट जो ये वाले चारों वैल्यूज हैं, ये चारों वैल्यूज जो हैं वो हमारी पहले सेकंड डाटा फ्रेम वाली आएंगी, यानी कि ये वैल्यू तो 8 ही रहेगी, बट बी कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी, सेकंड डाटा फ्रेम वाली आएगी। सी कॉलम 9 ही रहेगा, डी कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 86 हो जाएगी। ई और एफ सेकंड डाटा फ्रेम वाले ही है यहाँ भी। यहाँ पे थर्ड रो में ए की वैल्यू तो 9 रहेगी क्योंकि सेकंड डाटा फ्रेम में है ही नहीं। बी की वैल्यू 9 क्योंकि यहाँ भी 9 है। सी की वैल्यू 4 ही रहेगी, लेकिन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 56 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, इस बार वैल्यूज को प्रायोरिटी किसे मिली है, जो हमारी सेकंड डाटा फ्रेम वाली वैल्यूज थी उन्हें प्रायोरिटी मिली है। और इंडेक्सेस आप देख सकते हैं हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आते हैं, ये ABCDENF। चाहे आपने df1 डॉट df2 किया था, चाहे df2 डॉट df1 हम करें, फर्स्ट डाटा फ्रेम कोई भी हो, कंबाइन होने के बाद जो आउटपुट है उसके इंडेक्सेस जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हमारे अलाइन होते हैं। तो आई होप ये चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कंबाइनिंग का हमारा नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड हम ऑलरेडी, बहुत सिमिलर सा वर्ड लगता है क्योंकि हमने कॉनकैट स्ट्रिंग के केस में भी यूज किया था। हम लिस्ट में भी प्लस ऑपरेटर को कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि दो चीजों को आपस में कॉनकैट कर देना, ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे डाटा फ्रेम्स में भी कॉनकैट मेथड जो है वो दो डाटा फ्रेम्स की कॉनकैटिनेशन के लिए यूज होगा, दो डाटा फ्रेम्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होगा। अभी तक जो हमने कंबाइन फर्स्ट मेथड पढ़ा, कंबाइन फर्स्ट मेथड को हम पैचिंग मेथड भी कहते थे। उसमें हमारी वैल्यूज जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, पैच हो रही थी। बट अगर हमें वैल्यूज को पैच ना करना हो, यानी कि अभी तक हमने देखा कि जब हमने df1 डॉट df2 किया तो df1 वाली वैल्यूज को प्रायोरिटी मिली, और जो df1 में ऑलरेडी कवर हो चुकी थी जो रोज, वो रोज हमारी df2 वाली डिस्प्ले ही नहीं हुई। ठीक है, बट अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हमें चाहिए कि df1 और df2 की सारी रोज आए, जैसे कि अभी ये हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, df1 में 1 2 3 था, df2 में 2 3 था, तो ये 2 और 3 वाली रो फर्स्ट डाटा फ्रेम में भी थी, सेकंड डाटा फ्रेम में भी थी, बट ज्वाइनिंग के बाद हमारे पास एक ही 2 और 3 रो आ रही थी। ठीक है, बट अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं फर्स्ट डाटा फ्रेम से भी 2 और 3 आए और सेकंड डाटा फ्रेम से भी 2 और 3 आए, यानी कि हमारा जो ज्वाइंट डाटा फ्रेम है उसमें टोटल 5 रो आनी चाहिए, भले ही ये इंडेक्सेस जो है वो रिपीटेड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या होता है, कॉनकैट मेथड। There are some other ways of combining two data frames which are briefly explained below with the help of 3 data frames. तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 डाटा फ्रेम्स जो हैं वो लिए गए हैं। पहला डाटा फ्रेम लिया SD1। SD1 में हमारे पास आप देखिए 3 कॉलम है, सब्जेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और रोज हमारे पास कौन कौन सी है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारे रो इंडेक्सेस है और ये वाली जो लाइन है ये हमारी सब्जेक्ट आईडी है, रो इंडेक्सेस नहीं है। ठीक है, तो रोज कौन कौन सी है, 0 1 2 3 4, कॉलम सब्जेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके बाद हमने एक डाटा फ्रेम लिया SD2। SD2 में हमारे पास रो इंडेक्सेस अगेन सेम रो इंडेक्सेस है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सब्जेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम।
ये हमारा जो है वो डाटा हो गया। अब इसके बाद एक डाटा फ्रेम हमने लिया SD3। SD3 में हमारे पास क्या हुआ है, SD3 में हमारे पास 10 रोज हैं, 0 से लेके 9 तक उसके इंडेक्सेस हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास सब्जेक्ट आईडी क्या है, ये हमें सब्जेक्ट आईडी गिवन है और उसके साथ साथ टेस्ट आईडी, यानी कि यहाँ 10 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, सब्जेक्ट आईडी और टेस्ट आईडी। अब इन पे हम कॉन्कैटिनेशन मेथड जो है वो यूज करेंगे। कॉन्कैटिनेशन मेथड को हम तीन तरीके से करके देखेंगे। एक तो सिंपल कॉन्कैटिनेशन मेथड, अभी तक जो हमने कंबाइन फर्स्ट मेथड पढ़ा वो मेथड हमने डाटा फ्रेम पे कॉल किया था क्योंकि वो डाटा फ्रेम पे अप्लाई होता है। लेकिन जो कॉन्कैट मेथड है, कॉन्कैट मेथड हमारी पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से कॉल होगा, उसे हम डायरेक्टली डाटा फ्रेम पे कॉल नहीं कर सकते। तो उसे कॉल करने का तरीका क्या होता है, लाइब्रेरी का नाम डॉट कॉन्कैट और उसके साथ हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे वो डाटा फ्रेम्स जिन्हें हमें कंबाइन करना है। यहाँ जरूरी नहीं है कि हम 2 ही दें, हम 2, 3, 4, 5 जितने डाटा फ्रेम्स को हमें कंबाइन करना है हम उतने डाटा फ्रेम्स की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उन्होंने लिखा भी हुआ है डाटा फ्रेम टू बी एडेड आर गिवन एज अ सीक्वेंस फॉर एग्जांपल लिस्ट, यानी कि जितने भी डाटा फ्रेम्स को आपको ऐड करना है उन डाटा फ्रेम्स की आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करनी है, सीक्वेंस प्रोवाइड करनी है। यानी कि आपको डायरेक्टली फर्स्ट डाटा फ्रेम को सेकंड डाटा फ्रेम नहीं लिखना, आपको उन्हें लिस्ट की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करना है, या फिर टपल की फॉर्म में आप प्रोवाइड कर सकते हो, सीरीज की फॉर्म में, लेकिन कोई भी सीक्वेंस होनी चाहिए। ये तो हो गया सबसे सिंपलेस्ट वे कॉन्कैट को कॉल करने का। अब जब हम इस मेथड से कॉल करेंगे तो हमारी df1 और df2 की सारी एंट्रीज जो है वो ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम SD1 और SD2 पे कॉल करते तो SD1 और SD2 में देखिए ये रोज के इंडेक्सेस जो हैं वो रिपीटेड है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, बट जब हम इनको कॉन्कैट की हेल्प से ऐड करेंगे हमारे पास आउटपुट में 10 रो आ जाएंगी, लेकिन उन 10 रो के इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, जो कि थोड़ा सा इलॉजिकल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे बुक में एक्सप्लेन भी किया गया है। ये देखिए, जब हमने pd.concat sd1, sd2 किया, यहाँ पे एक चीज तो ये नोटिस कीजिए, sd1 और sd2 को हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, यानी कि लिस्ट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब ये दोनों जब ऐड हुए तो पहले डाटा फ्रेम SD1 की जो चारों रो थी उनके इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 और उसके बाद सेकेंड वाले डाटा फ्रेम की रो इंडेक्सेस 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से ना आए 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, क्योंकि अब अगर आप SDF4 की 0th रो प्रिंट करवाओ तो SD4 में 0th इंडेक्स की 2 रो है, जो कि बाद में हमें जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर इंडेक्स यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉन्कैट मेथड में यहाँ पे डाटा फ्रेम की लिस्ट के बाद कोमा लगा के आर्गुमेंट प्रोवाइड कर देते हैं इन इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, तो उस केस में क्या होगा, हमारे df1 और df2 के रो इंडेक्सेस जो है वो इग्नोर हो जाएंगे और नया रो इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जो कि 0 से लेके साइज -1 तक जाएगा। यानी कि अगर यही वाला एग्जांपल लें तो ये वाले जो इंडेक्सेस हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे नए रो इंडेक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ये ज्वाइनिंग हुई है, ये ज्वाइनिंग किसके बेसिस पे हुई है, रोज की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस हमेशा 0 होता है, तो दोनों डाटा फ्रेम की रोज जो है वो आपस में क्या होगी, ज्वाइन हो गई। ये हमारे पास फर्स्ट डाटा फ्रेम की 5 रो थी और उसी के नीचे सेकेंड डाटा फ्रेम की 5 रो जो है वो ज्वाइन हो गई। बट अगर हमें कॉलम्स आपस में ज्वाइन करने हैं कि रो तो हमारी एज इट इज है, रो के आगे कॉलम्स जो है वो ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम कौन सा आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दें, एक्सेस इज इक्वल टू 1। तो अगर हमने कॉन्कैट मेथड में एक्सेस 1 प्रोवाइड किया है तो हमारे कॉलम वाइज जो है वो ज्वाइनिंग परफॉर्म होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, if you skip the axis is equal to 1 argument, it will join the 2 data frames along the रोज, कि अगर हमने एक्सेस कॉलम नहीं प्रोवाइड किया है तो डाटा फ्रेम जो है रोज के अकॉर्डिंग ज्वाइन होंगे। रिजल्ट विल बी द
यूनियन ऑफ रोज फ्रॉम बोथ द डाटा फ्रेम, और जो रिजल्ट होगा वो दोनों डाटा फ्रेम की रोज का यूनियन होगा। केयरफुली लुक एट द कमांड गिवन बिलो एंड द रिजल्ट इट प्रोड्यूस। तो इस रिजल्ट को हमने ऑलरेडी एनालाइज कर ही लिया है कि हमारे फर्स्ट चीज कि हमारे इंडेक्सेस जो है वो रिपीटेड है, और दूसरा हमारी रोज की ज्वाइनिंग हुई है, कॉलम्स की नहीं। ठीक है, as you can see above that by default concat has concatenated all rows from both data frame including row indexes, कि दोनों के रो इंडेक्सेस भी जो है वो concatenate हो गए हैं, जबकि ये चीज हमारे लिए बाद में जाके प्रॉब्लम कर सकती है। बट इफ यू डू नॉट वांट दिस मैकेनिज्म फॉर रो इंडेक्सेस, यानी कि अगर हमें सिर्फ डाटा फ्रेम की डाटा वैल्यूज को कॉन्केटिनेट करना है, हमें रो इंडेक्सेस को कॉन्केटिनेट नहीं करना है, एंड वांट टू हैव न्यू रो इंडेक्सेस, और हमें अपने डाटा फ्रेम में नए रो इंडेक्सेस चाहिए, दैट इज जो 0 से साइज -1 तक चाहे, देन यू कैन गिव आर्गुमेंट इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। तो जब हम इग्नोर इंडेक्स ट्रू कर देंगे तो हमारे जो ये डिफॉल्ट इंडेक्सेस थे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेम चीज की, pd.concatenate sd1, sd2, बट इस बार हमने क्या दिया, एक और आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिया, इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। तो जब हमने इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू किया तो उस केस में हमारे पास नए इंडेक्स जनरेट हो गए, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि 0 से लेके 9 तक जो है वो नई सीक्वेंस हमारी जनरेट हो गई है रो इंडेक्स की। ठीक है, बाकी डाटा सेम है, जो सब्जेक्ट आईडी थी वो सब्जेक्ट आईडी एज इट इज है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बाकी सारी डिटेल जो है वो सेम है, लेकिन रो इंडेक्सेस जो है वो चेंज हो गए हैं। अब ये तो थी रो के बेसिस पे ज्वाइनिंग। अगर हम कॉलम के बेसिस पे ज्वाइनिंग करते हैं, बाय डिफॉल्ट इट कॉन्कैटिनेटेड अलोंग द रोज, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो ज्वाइनिंग हुई है वो किसके बेसिस पे हुई है, रोज के बेसिस पे हुई है, रोज आपस में ज्वाइन हो गई है। To concatenate along the columns you can give argument x is equal to 1, बट अगर हमें कॉलम्स के बेसिस पे ज्वाइनिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x is equal to 1 प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब हम x is equal to 1 प्रोवाइड करेंगे उस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि इस बार आप लेकिन एक चीज इधर नोटिस कीजिए, हमारे पास हमने यहाँ SD1 और SD2 ही लिया है। ठीक है, आपको अगर याद हो SD1 में भी रो इंडेक्सेस क्या थे, 0 1 2 3 4, और SD2 में भी क्या थे, रो इंडेक्सेस 0 1 2 3 4। ठीक है, तो सेम रो इंडेक्सेस थे, तो वो क्या हो गए आपस में, सिर्फ उनके कॉलम्स ज्वाइन हो गए। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आईडी फर्स्ट कॉलम, लास्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमारे पास फर्स्ट डाटा फ्रेम की वैल्यूज है, और ये वाली जो है ये हमारी किसकी वैल्यूज है, सेकंड डाटा फ्रेम की वैल्यूज है। ठीक है, तो इस बार हमारे कॉलम्स ज्वाइन हुए हैं, लेकिन सिर्फ किसके लिए, जो सेम इंडेक्स वाली रो थी उसके लिए। अब बुक में जो है हमारे पास आगे स्टार्ट हो गया है मर्ज मेथड, यानी कि हमें अगर हमारे पास अलग अलग रो इंडेक्सेस हो वो सब चीजें हमें करके नहीं दिखाई गई है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर चीज का प्रैक्टिकल साथ साथ कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम प्रैक्टिकल जो है वो करके देखेंगे, तो हम ये वाला वेरिएशन भी ट्राई करेंगे कि अगर रो इंडेक्सेस सेम ना हो तो उस केस में हमें क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एक बार करके देखते हैं कि कॉन्कैट मेथड जो है वो कैसे वर्क करता है। अब हमारे पास दो डाटा फ्रेम है, दो डाटा फ्रेम हमारे पास रो इंडेक्सेस 1 2 3 है, और यहाँ पे सेकंड डाटा फ्रेम में रो इंडेक्सेस 2 3 थे। तो पहले हम एक बार इसे बिल्कुल सेम बुक वाले की तरह कर लेते हैं, हम यहाँ सेम कर लेते हैं रो इंडेक्सेस, और कॉलम्स भी जो है फिलहाल के लिए हम एक बार सेम कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए रो भी और कॉलम्स भी सेम कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारे पास यहाँ SD1 में जो थे, यहाँ रो इंडेक्सेस 0 1 2 3 और 0 1 2 3 4 थे, कॉलम सब्जेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सेम वही चीज SD2 में थी, रो इंडेक्सेस भी सेम थे और कॉलम्स नेम भी सेम थे। तो इसीलिए जब डिफॉल्ट ज्वाइनिंग हुई तो रोज आपस में इस तरीके से ज्वाइन हो गई कि फर्स्ट पहले वाले की रो के नीचे सेकंड वाली रो, और जब कॉलम वाइज ज्वाइनिंग हुई तब भी हमारे पास कोई इश्यू नहीं हुआ, क्योंकि रो इंडेक्सेस सेम थे, उसी के आगे सारे कॉलम्स ज्वाइन हो गए। तो बट इसमें हम दोनों वेरिएशन ट्राई करेंगे कि रो इंडेक्स अलग अलग हो तब क्या होगा और कॉलम इंडेक्स अलग अलग हो तब क्या होगा। अब एक चीज और, हमने यहाँ इंडेक्सेस दे तो दिए 1 2 3, लेकिन हमारे पास
रो तो 3 ही है, तो फिर हमें यहाँ पे एक रो और ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये हमें एरर देगा। तो एक नई रो ऐड कर देते हैं, 34, 24, 44 एंड 54। ये हमने एक नई रो ऐड कर दी। अब पहले हम इसे रन करवा लेते हैं। ये देखिए अब हमारे पास 2 डाटा फ्रेम हो गए। ये फर्स्ट डाटा फ्रेम है, ये सेकंड डाटा फ्रेम है। दोनों के इंडेक्सेस आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि दोनों के इंडेक्सेस जो हैं बिल्कुल सेम है। कॉलम्स भी ABCD हैं और रो इंडेक्सेस 1 2 3 है। अब हम कॉल करते हैं concat, df इज इक्वल टू pd डॉट concat, और concat के अंदर हम लिस्ट की फॉर्म में क्या प्रोवाइड करेंगे, df1, df2। ठीक है, अभी हमने सबसे सिंपलेस्ट मेथड को यूज किया है, यानी कि ना हमने इग्नोर इंडेक्स प्रोवाइड किया, ना ही हमने एक्सेस प्रोवाइड किया। तो इसे जब हम रन करेंगे तो हमारे दोनों डाटा फ्रेम्स की रो जो है वो क्या हो जाएंगी, कंबाइन। हमने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी तो इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। हम प्रिंट भी करवा देते हैं। अब इसे रन करते हैं। ये देखिए हमारा डाटा फ्रेम जो है वो आपस में कॉन्कैट हो गए हैं। ये हमारे फर्स्ट डाटा फ्रेम की तीनों रो 1 2 3 और ये हमारे सेकंड डाटा फ्रेम की तीनों रो 1 2 3 जो हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था। अब अगर हम इसी में इग्नोर इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं, कोमा इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे 1 2 3 1 2 3 किस में चेंज हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारा 0 से स्टार्टिंग क्यों हुई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जब हमने पहले वाले के इंडेक्सेस को इग्नोर कर दिया तो नए इंडेक्सेस जो है वो हमेशा 0 से साइज -1 तक जाएंगे। हमारे पास 3 रो पहले डाटा फ्रेम की थी, 3 रो सेकंड वाले डाटा फ्रेम की थी, टोटल 6 रोज थी। तो हमारे पास 6 इंडेक्सेस जनरेट हो गए 0 से लेके 5 तक। ठीक है, अब अगर हम इसे एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर दें तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 के केस में हमारे पास क्या होगा कि कॉलम वाइज हमारी ज्वाइनिंग होगी। 3 ही रो रहेंगी 1 2 3, कॉलम्स रिपीट हो जाएंगे ABCD ABCD इस तरीके से। ठीक है, इसे भी रन करके देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट डाटा फ्रेम था ऊपर, देन सेकंड, ये थर्ड डाटा फ्रेम की ज्वाइनिंग देखिए। पहले ABCD हमारे पास फर्स्ट डाटा फ्रेम के आ गए और उसके बाद ये ABCD चारों कॉलम्स सेकंड डाटा फ्रेम के आ गए। तो ये तो हो गया हमारा बुक वाला पार्ट कंप्लीट कि जब रो इंडेक्सेस और कॉलम इंडेक्सेस सेम है तो उस केस में हमारी जो है कॉन्कैटिनेशन बहुत ही सिंपल हो गई कि अगर कोई एक्सेस नहीं दिया तो रो वाइज ज्वाइन हो गए, एक्सेस 1 दिया तो कॉलम वाइज ज्वाइन हो गए। अब हम इसे चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पे ये रो इंडेक्सेस चेंज कर देते हैं। मान लीजिए पहले मैं एक ही रो इंडेक्स चेंज कर देती हूँ, ये मैंने कर दिया 1 2 4। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेस हटा देते हैं। अब देखते हैं, अब हमारे पास पहले डाटा फ्रेम में 1 2 3 ये 3 इंडेक्सेस हैं, दूसरे डाटा फ्रेम में 1 2 4 ये वाले 3 इंडेक्सेस हैं। तो अब जब हमारी ज्वाइनिंग होगी तो कैसे होगी। अब इस केस में देखिए अगर मैं यहाँ पे ये सिंपल ज्वाइनिंग करती हूँ तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारा डाटा फ्रेम कैसे ज्वाइन हो जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3 4 इस तरीके से सिंपली जो है वो क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो इसे रन करके देखिए, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले 1 2 3 ज्वाइन हो गए, उसके बाद 1 2 4 वाली जो है वो ज्वाइन हो गई। इग्नोर इंडेक्स दे देंगे तो ये 0 से 5 तक वाले इंडेक्सेस आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट इश्यू कब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले डाटा फ्रेम के नीचे ही क्या ऐड हुआ है, हमारा सेकंड वाला डाटा फ्रेम ऐड हुआ है। अब अगर हम कॉलम्स के इंडेक्सेस हमारे सेम ना हो तो ये डाटा फ्रेम नीचे इस तरीके से ऐड नहीं हो सकता। तो हम कॉलम के इंडेक्सेस चेंज कर देते हैं। यहाँ C और D की जगह मान लीजिए हम E और F ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया F। अब इसे रन करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले तो ABCD कॉलम थे बट अब हमारे पास 2 नए कॉलम इंट्रोड्यूस हो गए, दैट इज E एंड F। तो अब इसे रन करके देखिए हमें आउटपुट क्या मिला, टू एक्सेप्ट द फ्यूचर बिहेवियर पास sort is equal to false, to retain the current behavior and silence the warning pass sort is equal to true। तो इस केस में हमें क्या देना पड़ेगा, sort is equal to true हम एक बार प्रोवाइड करके देख लेते हैं। बट नॉर्मली जो है यानी कि अगर हम सिंपल कॉन्कैट मेथड अप्लाई करते हैं तो उस केस में अगर हमारे कॉलम्स अलग अलग हैं तो वो हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है,
तो हम सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यूज प्रोवाइड करके देखेंगे कि ट्रू के केस में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है और फॉल्स के केस में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो जब हमने ट्रू किया और तब इसे रन किया तो आप देखिए ये क्या हो गया, ABCD वाले 4 कॉलम तो थे ही, साथ ही साथ E और F वाले कॉलम ऐड हो गए। फर्स्ट डाटा फ्रेम की तीनों रोज में E और F कॉलम के लिए नैन वैल्यू आ गई और सेकंड डाटा फ्रेम की तीनों रोज में C और D वाले कॉलम में यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स में नैन वैल्यू आ गई क्योंकि ये एग्जिस्टिंग नहीं थे। बट अगर हम सॉर्ट की वैल्यू फॉल्स कर दें तो इस केस में हमारा क्या होगा, इसे रन करके देखिए। सॉर्ट की वैल्यू फॉल्स करने पर भी हमारे पास आउटपुट जो है वो सेम उसी तरीके से आया है। E और F वाले कॉलम्स जो हैं वो हमारे रन हो गए। E और F में हमारे पास फर्स्ट डाटा फ्रेम में वैल्यूज नहीं थी तो वो नैन वैल्यूज आ गई और सेकंड डाटा फ्रेम में जो थी वो C और D कॉलम्स की वैल्यू नहीं थी तो C और D कॉलम के लिए वैल्यूज जो है वो नैन आ गई। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सॉर्ट आर्गुमेंट ऐड करना है। यहाँ आप देख भी सकते थे कि हमें वार्निंग क्या मिली थी। एक बार इसे विदाउट सॉर्ट रन करते हैं। यहाँ पे हमें वार्निंग मिली थी कि हमें सॉर्ट आर्गुमेंट ऐड करना है, बट सॉर्ट आर्गुमेंट में हम फॉल्स या ट्रू कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा आउटपुट सेम आ रहा है क्योंकि वो बोल रहा है टू एक्सेप्ट द फ्यूचर बिहेवियर पास सॉर्ट इज इक्वल टू फॉल्स। यानी कि हमें क्या करना है, अगर हमें उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेना है तो हमें फॉल्स करना है टू रिटेन द करंट बिहेवियर एंड साइलेंस द वार्निंग। यानी कि अगर हमें वार्निंग को भी साइलेंट कर देना है तो उस केस में हमें उसे ट्रू कर देना है। यानी कि फॉल्स के केस में वो सॉफ्टवेयर को वार्निंग दे रहा है, बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें दोनों ही केस में आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है, चाहे हम वैल्यू ट्रू दे चाहे हम वैल्यू फॉल्स प्रोवाइड करें। तो दोनों केसेस में आउटपुट जो है कि दोनों डाटा फ्रेम के रो और कॉलम्स ऐड हो गए। ये बिल्कुल सेम हमारा उस तरीके से हो गया जैसे कि कंबाइन फर्स्ट वाले केस में था। ठीक है, फर्क सिर्फ क्या है कि वो रोज आपस में पैच नहीं हुई, दोनों डाटा फ्रेम की इंडिविजुअल रोज यहाँ पे एग्जिस्ट हुई है। यहीं अगर कंबाइन फर्स्ट होता तो क्या होता, ये फर्स्ट और सेकंड रो जो है दोनों डाटा फ्रेम से ना आके एक ही डाटा फ्रेम से आती। तो आई होप कॉनकैट मेथड जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ जब इसे एक्सेस वाइज हम ज्वाइन करते, अब एक्सेस इज इक्वल टू अगर 1 देते तो एक्सेस में हमें पता है कि रोज हमारी सेम रहती है, उसके आगे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये 1 2 3 3 रोज थी, तो इसमें तो हमारे कॉलम्स ABCD, उसके आगे ही कॉलम्स ABEF 8 कॉलम हमारे हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड डाटा फ्रेम में जो है वो ये वाली 4th रो है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये वाला हम एक बार रन करके देखते हैं। इस केस में भी हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आया। ये देखिए, पहले 3 जो रो थी फर्स्ट डाटा फ्रेम की उसमें हमारा आगे सिमिलरली ABEF जो है वो ऐड हुआ, बट क्योंकि ABEF की वैल्यूज थर्ड रो के लिए एग्जिस्टिंग नहीं थी, ये वाली जो थर्ड रो है ये सिर्फ हमारी किसमें थी, फर्स्ट डाटा फ्रेम में थी, सेकंड में नहीं थी। तो फर्स्ट डाटा फ्रेम के ABCD के लिए वैल्यू आ गई और सेकंड डाटा फ्रेम के ABCD के लिए ABEF के लिए नैन आ गया। सिमिलरली ये 4th रो जो है ये फर्स्ट डाटा फ्रेम में थी ही नहीं, तो फर्स्ट डाटा फ्रेम के ABCD के लिए यहाँ नैन वैल्यू आ गई और सेकंड डाटा फ्रेम के ABEF के लिए जो वैलिड वैल्यूज थी वो हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो कॉनकैट मेथड की हमने सारी वेरिएशंस को कवर कर लिया है। इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे जब भी हम प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स हमारे जो है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। अब ये हमारा कंबाइनिंग का लास्ट मेथड है, इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम डाटा फ्रेम का बेसिक्स कर रहे थे। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट इसी पे बेस्ड है और ये 30 मार्क्स की आने वाली है। 70 में से 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस यूनिट को अगर ध्यान से कर लिया तो हमारे 30 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डाटा फ्रेम्स का बेसिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वाला पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, तो वो जो है उसके लिए नया चैप्टर है, वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट मेथड जो है वो क्या है, मर्ज मेथड। Sometimes you would want to combine 2 data frames such that 2 rows with some common values are merged together in the final result. इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें 2 डाटा फ्रेम की
कुछ वैल्यूज को आपस में मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास क्लास की लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, मदर नेम और फादर नेम, ये 4 चीजें स्टोर है। हमारे पास रिजल्ट की डिटेल है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके मार्क्स स्टोर है। अब जब हमें स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी है तो वहां तो हमें सारी चीजें चाहिए, स्टूडेंट का रोल नंबर भी चाहिए, उसका नेम, मदर नेम, फादर नेम भी चाहिए और मार्क्स भी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे हम 2 डाटा फ्रेम को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी हमारे पास क्लास लिस्ट में भी है और स्टूडेंट आईडी हमारे पास एग्जाम लिस्ट में भी है। तो क्लास लिस्ट से हमने स्टूडेंट आईडी वाले स्टूडेंट नेम, मदर, फादर नेम को एग्जाम लिस्ट वाले स्टूडेंट आईडी के मार्क्स से ज्वाइन कर देंगे तो वहां से हमें हमारी रिपोर्ट कार्ड जो है वो मिल जाएगी। तो जब हमें इस तरीके से 2 डाटा फ्रेम्स को ज्वाइन करना होता है तो हम मर्ज मेथड यूज करते हैं। फॉर दिस pandas प्रोवाइड मर्ज फंक्शन इन विच यू कैन स्पेसिफाई द फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू कंबाइन द 2 डाटा फ्रेम। हम यहाँ पे वो फील्ड जो है प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें दोनों डाटा फ्रेम्स को ज्वाइन करना है। अगर हम खुद से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डाटा फ्रेम या फिर पाइथन जो है वो खुद से कोई भी रैंडम फील्ड चूज कर लेगा जो भी दोनों डाटा फ्रेम में कॉमन होगी। लाइक इसे कॉल करने के 2 सिंटैक्स हैं। फर्स्ट जो है pd.merge और इसके साथ हमने राउंड ब्रैकेट्स में दिए दोनों डाटा फ्रेम के नाम df1, df2। अब ध्यान दीजिए कॉनकैट में हमने लिस्ट प्रोवाइड की थी लेकिन यहाँ कोई लिस्ट नहीं है, डायरेक्टली हमने डाटा फ्रेम्स के नाम लिख दिए। अब यहाँ हमने फील्ड प्रोवाइड नहीं की कि कौन सी फील्ड के बेसिस पे हमें मर्ज करना है। इस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास दोनों डाटा फ्रेम में एक ही कॉमन फील्ड है तो उस कॉमन फील्ड के बेस पे ज्वाइन हो जाएंगे। अगर हमारे पास डाटा फ्रेम में मल्टीपल कॉमन फील्ड्स होंगी तो पाइथन जो है रैंडमली कोई भी एक कॉमन फील्ड उठा के उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। बट ऐसे केसेस में कई बार हमें रिजल्ट समझ में नहीं आता तो बेटर क्या है कि हम सेकंड मेथड यूज करें जहां पे हम फील्ड एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करें। तो दोनों डाटा फ्रेम के नाम कोमा लगा के हमने ऑन आर्गुमेंट प्रोवाइड किया, ऑन इज इक्वल टू उस फील्ड का नाम जिसके बेसिस पे हमें ज्वाइन करना है। ये आपको बताया भी हुआ है, इफ यू स्किप द आर्गुमेंट ऑन इज इक्वल टू फील्ड नेम, अगर हमने ये आर्गुमेंट स्किप कर दिया देन इट विल टेक एनी मर्ज ऑन कॉमन फील्ड ऑफ 2 डाटा फ्रेम। तो दोनों डाटा फ्रेम की कॉमन फील्ड में से कोई भी कॉमन फील्ड के बेसिस पे ये मर्ज कर देगा, बट यू कैन एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू मर्ज द 2 डाटा फ्रेम। बट हम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें किसके बेसिस पे मर्ज फंक्शन को रन करना है और वही हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। अब अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखाई देती हूँ। ये देखिए हमारे पास 3 जो हमने डाटा फ्रेम लिए थे, SD1 डाटा फ्रेम देखिए, SD1 में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, SD3 में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आईडी और टेस्ट आईडी। ठीक है, रोज कौन कौन सी है, यहाँ 0 1 2 3 4 है और यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। ठीक है, अब इन दोनों डाटा फ्रेम को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मर्ज फंक्शन। अब उन दोनों डाटा फ्रेम में एक ही कॉमन आईडी थी, दैट इज सब्जेक्ट आईडी, बाकी तो सब फील्ड अलग अलग थी। तो अगर हमने ओन फील्ड प्रोवाइड नहीं भी की तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक ही कॉमन फील्ड थी तो उसी के बेसिस पे जो है ज्वाइनिंग होगी। फर्क कब पड़ता है, जब मल्टीपल कॉमन फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ जब हमने दिया pd.merge SD1, SD3 तो SD1 और SD3 आपस में मर्ज हो गए, किसके बेसिस पे, ये देखिए सिर्फ जो दोनों डाटा फ्रेम में कॉमन रोज थी। यहाँ इससे मतलब नहीं है कि पहले डाटा फ्रेम की रोज आई हैं, जो दोनों डाटा फ्रेम में कॉमन रोज थी 0 1 2 3 4 ये दोनों डाटा फ्रेम में थी तो ये वाली रोज आ गई और इनकी सब्जेक्ट आईडी की हेल्प से फर्स्ट डाटा फ्रेम से हमने नेम और लास्ट नेम लिया और सेकंड डाटा फ्रेम से हमने टेस्ट आईडी ली और ये आपस में ज्वाइन हो गई। अब यहाँ क्योंकि एक ही कॉमन आईडी थी तो हम अगर वो भी प्रोवाइड कर देते हैं ऑन इज इक्वल टू सब्जेक्ट आईडी तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा क्योंकि जब हमने नहीं प्रोवाइड की थी तब भी उसी के बेसिस पे ज्वाइनिंग हुई थी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में जो है आउटपुट बिल्कुल सेम है। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है और इसके बाद ये रिवीजन के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इस पार्ट को एक बार प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं। अब हमें मर्ज मेथड यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे डाटा फ्रेम्स विजिट कर लेते हैं। हमारे डाटा फ्रेम में तो सारी ही कॉमन फील्ड्स थी, नहीं हमने चेंज कर दिया था तो हमारे पास कॉमन फील्ड क्या आ गई थी, 1 और 2।
अब हमारे पास हमारे डाटा फ्रेम में दो कॉमन फील्ड्स हैं। पहली कॉमन फील्ड है 1 और दूसरी कॉमन फील्ड कौन सी है 2। सॉरी, कॉमन फील्ड्स हमारे कॉलम्स के नाम होते हैं, हम यहाँ रोज कंसीडर कर रहे हैं। रो हमारे पास पहले डाटा फ्रेम में 1 2 3 है और दूसरे डाटा फ्रेम में 1 2 4 है। तो कॉमन रोज हमारी सिर्फ कौन कौन सी है 1 और 2। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं ए बी सी डी, और दूसरे वाले डाटा फ्रेम में कॉलम्स कौन कौन से हैं ए बी ई और एफ। यानी कि कॉमन कॉलम्स कौन कौन से हैं ए और बी, दो कॉमन कॉलम्स हैं। तो यानी कि या तो हम ए कॉलम के बेस पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं या तो हम बी कॉलम के बेस पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मर्ज मेथड कॉल करते हैं ए कॉलम के बेस पे, या फिर हम विदाउट ओन फील्ड प्रोवाइड करेंगे pd डॉट मर्ज df1 df2। ठीक है, यहां हमने फिलहाल क्या किया है, कोई भी फील्ड प्रोवाइड नहीं की कि हम किसके बेसिस पे मर्ज रन करना चाहते हैं। तो जब हमने कोई भी फील्ड प्रोवाइड नहीं की तो हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा किसके बेसिस पे मर्ज जो है वो रन हो रहा है। तो ये देखिए हमारे इसमें क्या आ गया, एम्प्टी डाटा फ्रेम ए बी सी डी ई और एफ, और इंडेक्सेस जो है वो इस तरीके से, यानी कि किसी के बेसिस पे मर्ज जो है वो नहीं हो पाया। अब मर्ज जो है वो किसी के बेसिस पे नहीं हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है। अब हमारे पास तो दो दो कॉलम्स थे, ए कॉलम भी था और बी कॉलम भी था। तो आपको जब मर्ज करना है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो मैंने आपको बताया था हमारे पास जो क्लास लिस्ट थी उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मदर नेम, फादर नेम था। एग्जाम वाली में स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स थे। तो जिस स्टूडेंट के रोल नंबर से हमने मदर नेम, फादर नेम और स्टूडेंट का नाम पिक किया है, उसी स्टूडेंट के रोल नंबर से तो हम उसके मार्क्स पिक करेंगे। अब यहाँ ज्वाइनिंग अगर ए कॉलम के बेसिस पे हुई है तो ए कॉलम में देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या थी, फर्स्ट डाटा फ्रेम में 1 8, ये थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट डाटा फ्रेम का ए कॉलम क्या है 1 8 9। क्या कोई भी मैचिंग फील्ड हमें सेकंड डाटा फ्रेम में मिल रही है? नहीं मिल रही। मान लीजिए बी कॉलम के बेसिस पे परफॉर्म हुई हो तो बी कॉलम में 3 4 9, यहाँ पे भी कोई फील्ड मैच ही नहीं कर रही। तो जब मैच ही नहीं कर रही तो अपने आप एम्प्टी हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन फील्ड्स भी हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, सेकेंड वैल्यू हमारी क्या है 8, और थर्ड रो में हमारी वैल्यू जो है वो क्या है 9। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इस केस में भी हमें एम्प्टी डाटा फ्रेम मिला। अब हमें एम्प्टी डाटा फ्रेम क्यों मिला? मे बी हमारी ज्वाइनिंग जो है वो बी कॉलम के बेस पे हुई हो। तो हम पहले यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करके देखते हैं, ऑन इज इक्वल टू, हमें कौन से फील्ड के बेसिस पे करना है, ए। ये देखिए अब जब हमने इसे रन किया तो हमें आउटपुट क्या मिला। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, ए बी सी और डी। ये हमारे कौन से डाटा फ्रेम का कॉलम था, पहले वाले डाटा फ्रेम के। और सेकंड डाटा फ्रेम में हमारे पास क्या था, डी वाई ई एंड एफ। ठीक है, ए कॉलम जो है वो क्या हुआ, मर्ज वाला कॉलम है। यहाँ पर आप देखिए हमने कौन सी फील्ड ज्वाइन दी है मर्जिंग के लिए, ए कॉलम, यानी कि हमें ए कॉलम के बेस पे ज्वाइनिंग करनी है। तो ए कॉलम में जहां 1 वैल्यू है, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल अप कर देते हैं। ये वाला हमारा ए कॉलम था, ए कॉलम में यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस 1 के पहले हमने ये तीनों ले लिए, तो 1 के लिए ये 3 6 और 7, ये हमारे कौन से वाला डाटा फ्रेम है, फर्स्ट वाला डाटा फ्रेम। ये bx और by का क्या मतलब है, यहाँ पे ये bx हमारा पहले वाले डाटा फ्रेम का b कॉलम है और by जो है वो दूसरे वाले डाटा फ्रेम का b कॉलम है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये सिंपल b लिख देते तो हमें पता ही नहीं चलता कौन सा फर्स्ट डाटा फ्रेम का है और कौन सा सेकंड डाटा फ्रेम का है। ए तो हमारा एक ही बार आया क्योंकि ए कॉलम जो है वो दोनों में कॉमन था और उसी के बेस पे हमने ज्वाइनिंग जो है वो परफॉर्म की है। बट जो हमारे पास
दूसरे ऐसे कॉलम है जो कि कॉमन है, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए तो हमें कोई तरीका चाहिए। तो इसलिए जो बी कॉलम है उसके लिए bx और by हमने अलग अलग कर दिया। bx मीन्स फर्स्ट डाटा फ्रेम का बी कॉलम और by मीन्स सेकेंड डाटा फ्रेम का बी कॉलम। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों जो है ये हमारे फर्स्ट डाटा फ्रेम वाली वैल्यूज है 3, 6 और 7, और ये सेकेंड डाटा फ्रेम वाली वैल्यूज है 34, 55 एंड 86। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारी ज्वाइनिंग परफॉर्म हो गई। अब अगर मैं यहाँ इस 9 को हटा के कुछ और कर देती, मान लीजिए मैं यहाँ 10 कर देती, इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलता? इस केस में हमें आउटपुट सिर्फ 2 ही रोज मिलती, क्योंकि 2 ही वैल्यूज जो है वो क्या है, मैचिंग है। तो ये देखिए जब हमने रन किया, क्योंकि इस वाले ए कॉलम की 1 वैल्यू के लिए हमें फर्स्ट डाटा फ्रेम में भी वैल्यू मिली, सेकंड में भी, सेकंड वाली वैल्यू के लिए भी हमें फर्स्ट डाटा फ्रेम में भी मिले, सेकंड डाटा फ्रेम में भी, तो कंबाइन हो गए। अब इस वाली एंट्री के लिए हमें फर्स्ट डाटा फ्रेम में तो वैल्यू मिली लेकिन सेकंड में नहीं मिली। सिमिलरली ये 10 वाली जो एंट्री थी इसके लिए हमें फर्स्ट डाटा फ्रेम में तो एंट्री मिली लेकिन सेकंड में तो एंट्री थी, फर्स्ट डाटा फ्रेम में एंट्री नहीं मिली। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मर्ज के केस में सिर्फ वही रोज आपस में मर्ज होते हैं जिनमें मैचिंग आईडी होती है। ये यहाँ पे इतना रैंडम हमने लिया है इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा, बट मान लीजिए ये रोल नंबर होता, अगर किसी ये 9 वाला जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर की डिटेल फर्स्ट लिस्ट में तो है, बट इस रोल नंबर का कोई स्टूडेंट सेकंड लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो कंबाइन किससे करेंगे? सिमिलरली ये 10 रोल नंबर वाला स्टूडेंट सेकंड लिस्ट में तो है बट फर्स्ट लिस्ट में है ही नहीं, तो कंबाइन किससे करेंगे? तो सिर्फ रोल नंबर 1 और रोल नंबर 8 वाले जो स्टूडेंट थे वही आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो इस तरीके से हमारी मर्जिंग जो है वो परफॉर्म होती है। आई होप मर्ज वाला पार्ट सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा डाटा फ्रेम्स का जो बेसिक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। जिन स्टूडेंट्स को इन वीडियोस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, या फिर आपको प्रैक्टिकल पार्ट में कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी जरूर बताइए कि वीडियोस आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। तब तक के लिए स्टडी हार्ड।